Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 21st January 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. ये हमारा फ्रंट पेजेस में हमारी फर्स्ट न्यूज़ है जो वो क्या है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की अभी मीटिंग हुई है श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ। तो इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। यहाँ पे आज हमारे सारे एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल्स, इनको हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ये छोटा सा यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे ट्रेड विंड की बात की गई है। ट्रेड विंड इंडिया का जो एक्सपोर्ट है दिसंबर 2022 का ये डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है ना, वो डिक्रीज हो रहा है। अब इसके रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं, मेनली इस आर्टिकल में यहाँ पे रीजंस बताए गए हैं कि इंडिया को जो एक्सपोर्ट है वो कम क्यों हो रहा है, क्या आगे भी इन फ्यूचर इंडिया का एक्सपोर्ट इसी तरीके से कम होता रहेगा। अब इसकी रीजंस यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रीजन तो आ जाता है हमारा क्या, रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर, इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो हम ट्रेड करने से हैं वो थोड़ा डर रहे हैं। हम जो है, जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से ट्रेड करने में डर रही हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, प्रोटेक्शनिज्म की। दूसरा रीजन क्या है यहाँ पे, प्रोटेक्शनिज्म की। अभी प्रोटेक्शनिज्म क्या है, प्रोटेक्शनिज्म है यहाँ पे कंट्री क्या करती है, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, मतलब वो अब एक्सपोर्ट को यहाँ पर आने से रोकती है। मतलब कि एक्सपोर्ट नहीं करती कंट्रीज के साथ, दूसरी अदर कंट्रीज के साथ इंपोर्ट नहीं करती, मतलब कि जो ट्रेड है उसको वो यहाँ पे रोक देती हैं, अपना मार्केट यहाँ पे बंद कर देती हैं कि कोई भी यहाँ पे एक्सपोर्ट ना हो। तो जिसके कारण यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्या, एक्सपोर्ट कम दिखाई देने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है और इंपोर्ट लेकिन बढ़ रहा है, जिसके कारण इंडिया को क्या फेस करना पड़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इसको हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया है। जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है तो इसके बीच में, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में यहाँ पे एक गैप देखने को मिलता है। उस गैप को हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंडिया की एक पॉलिसी है कि आत्मनिर्भर भारत। आप सभी को पता है, हम इस अभी प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं कि हमें क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंडिया की जो आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसी है ये भी प्रोटेक्शनिज्म के अंदर आती है। तो यहाँ पे आंसर है नो। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत, इसका मतलब ये है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है। यहाँ पे हम ना तो एक्सपोर्ट को रोक रहे हैं ना ही इंपोर्ट को रोक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। तो अगर हमारे पास सरप्लस में मैन्युफैक्चरिंग होती तो हम यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने मार्केट को यहाँ पे क्लोज नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से कोई इंपोर्ट ना हो, कोई एक्सपोर्ट ना हो। इसमें सिर्फ हमारा जो इंडियन मार्केट है हम उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है कि नहीं, इंडिया जो है वो ये प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे क्या है, रशिया यूक्रेन के वॉर के कारण बहुत सारी हमें इंटरनेशनल लेवल पर अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या कर रही है, जो हमारी छोटी छोटे नेशंस हैं, जो छोटी कंट्रीज हैं, वो यहाँ पे अपने आप को ट्रेड करने से बचा रही हैं और अपने जो मार्केट है उसको यहाँ पे क्लोज कर रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। इसमें पूरा ये डिस्कस किया गया है, बाकी और इतना कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे एजिंग फैक्टर। जैसे आप सभी को पता है ये रिपोर्ट आई है और बहुत दिन से सुर्खियों में है कि जो इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है, किसमें, पॉपुलेशन में, ठीक है ना। अब इंडिया क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया है आज के टाइम पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा कि ये जो चाइना के साथ ये जो हो रहा है, मतलब चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है और इंडिया के यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ऐसा कभी पहले भी हुआ है? तो हाँ, 1961 में चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई थी। यहाँ पे क्या था, 4 साल का चाइना में 4 साल फेमाइन आया था। 4 साल तक वहाँ पे फेमाइन था, सूखा पड़ा हुआ था। यहाँ पे एक कैंपेन में चला था, आपको यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत है। ये हमारे प्रीलिम बेस्ड फैक्ट हो जाते हैं,
ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये नोट डाउन करने की जरूरत है, आप इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए कि 1961 में चाइना में 4 साल का फेमाइन था, जिसके कारण वहां पे एक कैंपेन में चला था जो फेल हो गया था। हालांकि वो फेल हो गया था कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चला था यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हमें चाइना की जो पॉपुलेशन है उसमें डाउनफॉल देखने को मिला था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कैसी हो रही है, कम हो गई है, इंडिया की इस टाइम पे ज्यादा हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या हो रहा है, चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है, उसके साथ साथ चाइना के साथ क्या और प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो उनकी यंगर पॉपुलेशन है वो भी क्या हो रही है, कम हो गई है। और वहां पर जो ओल्डर पॉपुलेशन है, ठीक है ना, जो बूढ़े लोग हैं, जो लाइबिलिटीज है चाइना के पर, वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब यंगर पॉपुलेशन कम हो गई तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें लिमिटेड एम्प्लॉयज मिलेंगे। चाइना में क्या हो गया, लिमिटेड एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है। लिमिटेड एम्प्लॉयज हो गए तो जो वेजेस होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। वेजेस इंक्रीज होंगे, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चाइना क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, इस नाम से जाना जाता है ना, चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। ये क्या है, वर्ल्ड की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड की फैक्ट्री के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, लिमिटेड एम्प्लॉयज होंगे तो वेजेस हाई होंगे, वेजेस हाई होंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा वो भी हाई होगा। मैन्युफैक्चरिंग अगर कॉस्ट हाई होगा तो जो हमारा प्रोडक्शन है, ठीक है, जो हमारा सामान बनकर आ रहा है, प्रोडक्ट है, उनका जो प्राइस होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। और जब उसका एक्सपोर्ट होगा तो वो क्या होगा, कम होगा। अब जब कोई चीज हमें महंगी सस्ती लेंगे कि हम महंगी लेंगे, ऑफ कोर्स हम सस्ती की तरफ जाएंगे ना, जिसका प्राइस कम है। तो अगर उसका प्रोडक्शन जो होगा, उसका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस ज्यादा होगा, सामान महंगा होगा, तो कोई भी उसको खरीदेगा ही क्यों, है ना। तो यहाँ पे उनमें हमें क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया के पास इस टाइम पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है और यंगेस्ट पॉपुलेशन है। ये कंडीशन कब हुई थी चाइना के साथ, 1980 में। 1980 में चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो यंगेस्ट पॉपुलेशन थी, वहां पर सबसे ज्यादा वहां पर यंगर पीपल थे, बहुत ज्यादा एडल्ट थे, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया था, अपनी यंगर पॉपुलेशन में, इस ह्यूमन रिसोर्स में, ये हमारे लिए क्या हो जाता है, यंगर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का क्या होता है, बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसका हमें क्या करना है, सही से यूटिलाइज करना है बस, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया था, अपनी यंगर पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, एजुकेशन में, हेल्थ में, ठीक है ना, जिसके कारण ही हमें क्या देखने को मिला था, वहां की इकोनॉमी में 1980 में चाइना की इकोनॉमी में बूम जो अभी इस टाइम पर हमें देखने को मिल रहा है, वो उसी कारण से देखने को मिल रहा है। तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया 2023 में वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो कंट्री बना है, तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइम पे यंगर जो पॉपुलेशन है उसका नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम क्या करें, इस ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट इन द सेंस कि हम उन्हें अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है ना, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, और सबसे बड़ा हमारा फैक्टर आ जाता है हेल्थ। अगर हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हेल्दी नहीं रहेगी तो वो काम कैसे करेगी, है ना। वर्क फोर्स जो हमारा अगर हेल्दी नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा। तो हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि जो हमारी पॉपुलेशन हो, जो हमारे यंगर पीपल है, हमारे जो एडल्ट्स हैं, वो कैसे हो, हेल्दी हो। यहाँ पे अगर हेल्दी होंगे तो हमारा वर्क फोर्स कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अब हमारे पास क्या है, यंगर पॉपुलेशन ज्यादा, हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे चीप लेबर मिलेंगे, ठीक है ना। हमारा जो लेबर होगा वो चीप होगा, लेबर चीप होगा तो यहाँ पे वेजेस क्या होंगे, हमारे ज्यादा होंगे, सॉरी लो होंगे, ठीक है ना। लेबर पॉपुलेशन चीप है, चीप लेबर है, तो यहाँ पे वेजेस लो होंगे, वेजेस लो होंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा वो भी कैसा होगा, लो होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जो हमारा सामान होगा, वो भी कैसा होगा, उसका जो प्राइस है वो भी लो होगा। तो हम यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना, हम दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारे पास ये बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है वर्ल्ड की फैक्ट्री बनने का, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हम यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। तो इसमें बस यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से चाइना का जो ये एजिंग फैक्ट्री है, चाइना किस तरीके से यहाँ पे चाइना की जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हाईलाइटेड है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया श्रीलंका रिलेशन की।
ठीक है, ये आपके लिए जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हाल ही में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो श्रीलंका गए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने श्रीलंकन प्रेसिडेंट से बातचीत की है। अब देखिए इंडिया की क्या है, एक नेबरहुड पॉलिसी है, आप सभी को पता होगा इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी। इसमें क्या है, हमारा जो एम है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं। ठीक है, उनके साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, ट्रेड रिलेशन हो, कल्चरल रिलेशन हो, हमें हर तरीके से रिलेशन यहाँ पे उनके साथ स्टैब्लिश करने हैं और उनको स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो ये हमारी इंडिया की पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अभी श्रीलंका क्या है, क्राइसिस में है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो यहाँ पे इंडिया ने ये कहा कि हमने यहाँ पे दूसरे क्रेडिटर्स की तरह जो श्रीलंका की हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिया ही नहीं, यहाँ पे अदर कंट्रीज भी हैं जो श्रीलंका की यहाँ पर हेल्प कर रही हैं, अदर क्रेडिटर्स भी हैं। ठीक है, बट इंडिया ने यहाँ पे बट जो अदर क्रेडिटर्स हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, मतलब कि देखा है, प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं कि कहीं उनको कहीं यहाँ पे कुछ लॉस तो नहीं हो रहा है, कहीं वो फंस तो नहीं रहे हैं श्रीलंका की हेल्प करके। बट इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प करने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उनका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसके जो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको हमने ध्यान पर रखते हुए हमने श्रीलंका की यहाँ पे हेल्प की है। अब इंडिया ने क्या क्या असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, जनवरी से जुलाई तक अगर हम देखें, जनवरी से जुलाई तक इंडिया ने $4 बिलियन की यहाँ पे श्रीलंका को असिस्टेंस प्रोवाइड की है। ठीक है ना, थ्रू वेरियस जैसे कि क्रेडिट लाइन के थ्रू, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे जो वॉरशिप कैरिंग इसेंशियल जैसे कि ड्रग्स हैं, जो हमारे वहाँ की 22 मिलियन पीपल हैं, वहाँ पे श्रीलंका में कितने हैं, 22 मिलियन पीपल हैं। ठीक है ना, 22 मिलियन पीपल है वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे ये भी जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, है ना, जैसे कि ड्रग्स हो गए, मेडिसिन वगैरह हो गए, तो ये भी इंडिया ने प्रोवाइड किया है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में अभी $1 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है, इसका डिस्कशन चल रहा है कि वहाँ पर हम क्या करेंगे, $1 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात चल रही है कि हम इंडिया और श्रीलंका साथ में वो करेंगे। तो इस तरीके से इंडिया क्या कर रहा है, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसको हेल्प कर रहा है, मतलब कि जो श्रीलंका है वो इस क्राइसिस से बाहर आ सके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे आप एक बार श्रीलंका और इंडिया की पोजीशन भी देख लीजिए। ये हमारे जो श्रीलंका, ये हमारे सदर्न साइड में यहाँ पे स्टैब्लिश है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचायती राज की। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यह हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हम इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम पर ये जो लोकल लेवल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो हमारे पास नहीं था। ठीक है, सिर्फ हमारे पास 2 लेवल की गवर्नमेंट थी, एक यूनियन लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। यूनियन और स्टेट लेवल पर हमारे पास गवर्नमेंट थी। ठीक है, यहाँ पर आप जब भी पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आता है तो हमारे माइंड में गांधी जी आते हैं। गांधी जी का ये सपना था, गांधी जी का ये विजन था कि अगर हमारी जो विलेज है, विलेज में अगर डेवलपमेंट होगा तभी क्या है, कोई भी कंट्री अच्छे से डेवलप कर सकती है। तो यहाँ पे गांधी जी का ये विजन था कि क्या करना होगा, हमें विलेज लेवल की गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर आनी है। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पे विलेज लेवल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गवर्नमेंट थ्रू डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आती थी। गवर्नमेंट फिर यहाँ पर क्या लेकर आई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आई। क्या, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके थ्रू ये हुआ, जो स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्टेट्स में यहाँ पे उन्होंने लोकल लेवल की गवर्नमेंट को स्टार्ट किया। बट इससे क्या हो रहा था, यहाँ पर कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट थी, मतलब कि कुछ स्टेट में किसी ने लोकल लेवल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी और कुछ ने नहीं करी। मतलब यहाँ पे क्या था, नो यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। अब इसको फॉर्मेट बनाने के लिए, मतलब इसको यूनिफॉर्म करने के लिए यहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और दूसरा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। कब आया ये, 1992 में। ये सारे आपके प्रीलियम बेस्ड फैक्ट हैं, आपको यहाँ पे ये याद करने की जरूरत है। ठीक है, याद रखने की जरूरत है। 1992 में आया। 73 में हमारी जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज सिस्टम है, वो इंट्रोड्यूस हुआ। और 74th में अर्बन लेवल गवर्नमेंट, मतलब कि म्युनिसिपल लोकल बॉडी को स्टैब्लिश करने की यहाँ पे बात की गई। 74th हमारा ऐड हुआ किसमें,
पार्ट 9A में और 73rd जो है हमारा पार्ट 9 में यहाँ पे इंक्लूड हुआ। ठीक है, उसके बाद इसी के तहत हमारा जो 11th और 73rd और 74th के बाद ही हमारा जो है 11th और 12th स्केड्यूल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। तो ये सारे आपके प्रीलिम बेस्ड फैक्ट हो गए। अब देखिए ये यहाँ पर फिर क्या हुआ, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के से हमारे इंडिया में लोकल लेवल की गवर्नमेंट आ गई। अब इसके साथ इशू क्या आ रहे हैं, अब यहाँ पे हम इशू की बात करते हैं जो हमारे इस टाइम पे मेन इशू है। मेनली हम यहाँ पे पहले कंटेक्स्ट की बात करें, ये आर्टिकल आया क्यों। यहाँ पे एक केस है तमिलनाडु का केस है, वहां पर एक सरपंच है, ठीक है, सरपंच थे अब कह सकते हैं हम। तो वहां के जो सरपंच है उन्हें क्या अपने गांव में कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने किए थे, कुछ रोड वगैरह बनाने के लिए, तो उसके लिए उनको फंड नहीं मिल रहे थे। क्या यहाँ पे उनको फंड की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर से प्राइवेट बोरोइंग करी, मतलब कहीं से उधार वगैरह लिया और उन्होंने उस प्रोग्राम को, उसको जो उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसको पूरा किया। बट अब यहाँ पे उन्होंने सोचा कि जब फंड आएंगे, स्टेट से जब फंड आएंगे या फिर यूनियन से कभी जब फंड आएंगे, तो वो उन्होंने जो डेट लिया है, जो उन्होंने बोरोइंग ली है, बोरो किया है पैसे, वो उसको वापस कर देंगे। बट यहाँ पे ना तो फंड आए और ना ही वो क्या कर पाए, यहाँ पर उन्होंने जो पैसे लिए थे, जो उधार लिया था, उसको रिटर्न कर पाए। तो इस टेंशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे सुसाइड कर लिया। इसलिए हमारे पास ये जो आज का आर्टिकल है ये यहाँ पर आया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर अब इसी बेसिस पर हम देखेंगे कि हमारी जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, जो हमारी विलेज पंचायत और म्युनिसिपल पंचायत है, इनके साथ यहाँ पर इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, हम यहाँ पे इश्यूज की बात करेंगे। तो पहला इशू क्या है, इशू ऑफ फंडिंग। क्या यहाँ पे फंडिंग की इशू आ रही है। अब जो ग्राम पंचायत होती हैं, इनके पास कौन से तीन ग्रांट्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि 3 तरह से जो रिसोर्स है वो अपना फंड है एलोकेट कर सकती है, मतलब ले सकती है। कैसे, या तो सेल्फ अर्न कर ले, या तो खुद से कमाए। वो कैसे, सेल्फ अर्न रेवेन्यू उनका जो, जैसे कि टैक्स वगैरह लगाकर। ठीक है ना, जैसे कि हमारी जो स्टेट होती है और यूनियन होती है, टैक्स लगाती हैं, है ना, सर्विस टैक्स लगाती हैं। इस तरीके से वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करें। दूसरा, उन्हें जो फंड है वो कहाँ से मिले, स्टेट गवर्नमेंट से मिले। स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, उन्हें फंड प्रोवाइड करे, और या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो उन्हें फंड प्रोवाइड करे। तो इन 3 तरह से ये क्या है, इनके रिसोर्सेस के ये रिसोर्सेस है, फंड के रिसोर्सेस है ग्राम पंचायत में। अब यहाँ पे इशू क्या हो रहा है, अब प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ अर्निंग जो टैक्स वगैरह लगाते हैं, तो उससे इतना ज्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हो पाता है। और जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट है, यहाँ पे हमें यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल रही कि ये क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ पर फंड यहाँ पे क्या है नहीं दे पा रही है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, जो विलेज लेवल पर जो फंड अच्छे से एलोकेट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज वगैरह हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है ना, जो सरपंच वगैरह हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दूसरा इशू इसमें क्या आ रहा है, करप्शन का। ठीक है ना, अगर फंड एलोकेट भी होता है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, अगर यूनियन की तरफ से स्टेट को फंड एलोकेट होता है लोकल लेवल के लिए, तो यहाँ पे जो स्टेट है कभी कभी वो फंड एलोकेट नहीं करती, यहाँ पे करप्शन आ जाता है। ठीक है ना, अगर होता भी है तो जो बीच में यहाँ पे जो मेडिएटर्स होते हैं उनके बीच में वो फंड चला जाता है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं सारे। ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा इशू क्या है इसमें, लैक ऑफ वर्क फोर्स। ग्राम पंचायत के पास इतना ज्यादा वर्कफोर्स नहीं होता। जैसे कि अगर आपने कभी भी कोई ग्राम पंचायत या फिर कुछ विजिट किया हो अपनी एजुकेशनल विजिट में, कभी भी कॉलेज वगैरह में, तो आपने वहां पे देखा होगा कि जो वहां पे सिर्फ कितने सरपंच होते हैं यहाँ पे और कुछ भी सचिव वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो वर्क फोर्स है इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इशू किसके साथ आता है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो सरपंच वगैरह हैं, सरपंच हैं या जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है, तो उनको क्या करना होता है, अगर कुछ भी उन्हें फंड एलोकेट करना पड़ता है, फंड लेना पड़ता है, उनके फंड की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है कुछ भी, या फिर कोई भी पॉलिसी की बात हो रही है, ठीक है ना, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है विलेज में, तो उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनसे यहाँ पे उनको परमिशन लेने की जरूरत होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सेस टू डिस्क्रिशनरी ग्रांट फॉर पंचायत
remains contingent on political and bureaucratic connections। यहाँ पे इतने ज़्यादा पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक्स यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही। अगर आपके किसी भी सरपंच के अगर अच्छे रिलेशन है किसी भी डीएम के साथ, किसी भी ऑफिसर्स के साथ या फिर किसी भी मिनिस्टर के साथ, तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पे अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं, किसी भी सरपंच के रिलेशन अच्छे नहीं, तो इनको यहाँ पे उनको एक्सेस करने में, उनकी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह अगर कुछ कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे उनकी जो ग्रांट्स है उसको एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो जब हमारी ये जो इंस्टीट्यूशन आया था ग्राम पंचायत का, जो हमारा ग्राम पंचायत और जो म्यूनिसिपल लेवल पर जो हमारी गवर्नमेंट आई थी, तो इसमें देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन हम कह सकते हैं। ठीक है ना। जो हमारा बेसिक लेवल है, जो हमारा ग्राउंड लेवल है, उसको कर रहा है। यहाँ पे इनका वो भी दिया गया कि 5 साल तक होंगे, इनका इलेक्शन होगा। ठीक है। यहाँ पे विमेन को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि 1/3 क्या होगा, विमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा। ST/SCs को भी यहाँ पे इनकी जो सीट है उनको रिजर्व की गई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही क्या हुआ, हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आया। यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 243 आर्टिकल 243 के क्लॉज के, इसके अंदर क्या है, हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो कि क्या करेगी, जो हमारे स्टेट में इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन होते हैं, उसको ये कंडक्ट करवाती है। तो ये किससे आया था, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। बट यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है क्या, जो वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की, वुमेन के जो रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है 1/3 वुमेन रिप्रेजेंटेशन की, उसको भी यहाँ पे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल रियलिटी में हम देखें, ग्राउंड रियलिटी में, तो यहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनका इंटरफेरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो देखिए यहाँ इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट देयर इज अ सिस्टम ऑफ डबल ऑथराइजेशन फॉर स्पेंडिंग पंचायत फंड्स अपार्ट फ्रॉम सरपंच डिस्पोजल ऑफ पेमेंट रिक्वायर्स ब्यूरोक्रेटिक कंसर्न। अब देखो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सरपंच की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। जैसे कि फंड की बात हुई कि फंड को किस तरीके से एलोकेट करना है, तो इसमें मेन किसका आना चाहिए कि हाँ, सरपंच जो होते हैं, सरपंच जो उनका जो हेड होता है, और जो 5 पंच होते हैं, सरपंच जो होते हैं, तो उनका जो अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ, हमें किस तरीके से यहाँ पे फंड को स्पेंड करना है, हम जो हमारा पैसा है उसको किस तरीके से यहाँ पे करना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनका भी यहाँ पे कंसर्न होता है। ठीक है। देखिए, द सरपंच एंड द पंचायत सेक्रेटरी हु रिपोर्ट टू द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ पे उनको बीडीओ को क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करनी पड़ती है, उनको साइन वगैरह वहां पे चेक करवाने पड़ते हैं। तो ये सारे हमें इशू देखने को मिल रहे हैं कहाँ पर, ग्राम पंचायत लेवल पे। देखिए, अप्रूवल फॉर पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट, यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको अप्रूवल में यहाँ पे इनको बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है ना। जो अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कर रहे हैं कहीं से भी, तो उनको हमेशा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। द एबिलिटी ऑफ सरपंच टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, अभी हमने जो बात करी किसकी, लैक ऑफ वर्कफोर्स की, लैक ऑफ वर्कफोर्स भी यहाँ पर है, और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमें यहाँ पे क्या है, कमी ही देखने को मिलती है। ठीक है। इन मैनी स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल फंक्शनरी रिपोर्टिंग टू द पंचायत एज विलेज वॉचमैन और स्वीपर्स इज कंडक्टेड एट द डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल। तो यहाँ पे ये सारी क्या है, इसकी बात की गई है कि किस तरह से हमें क्या क्या इश्यूज हैं हमारे पंचायत लेवल पे, हमें इन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। जब तक हम इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम जो डेवलपमेंट है विलेज लेवल का, जो रूरल लेवल का हमारा डेवलपमेंट है, हम उसको इंश्योर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे G20 प्रेसिडेंसी एंड साउथ एशिया की बात की गई। आप सभी को पता है कि इंडिया के पास अभी इस टाइम पर G20 की क्या है, प्रेसिडेंसी है। ठीक है ना। G20 इंडिया क्या करेगा, G20 कंट्रीज का प्रेसिडेंट है इस टाइम पर। अब यहाँ पर इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, इश्यूज क्या है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया की जो ये G20 प्रेसिडेंसी है वो क्या करेगा, एक वॉइस बनेगा किसका, साउथ एशिया का। साउथ एशिया का क्या कर सकता है, इंडिया एक वॉइस बन सकता है। अब साउथ एशियन कंट्रीज, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ग्लोबल साउथ में और साउथ एशिया में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोबल साउथ और यहाँ पे दूसरा आ जाता है हमारा साउथ एशिया। ठीक है। ग्लोबल साउथ क्या है, जो हमारा वर्ल्ड है वो उसको 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
और एक है सदर्न हेमिस्फीयर। इसकी हमने पहले भी बात करी। नदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उसको हम नदर्न कंट्रीज कहते हैं, और जितनी भी सदर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज आती हैं हम उसको सदर्न कंट्रीज और ग्लोबल साउथ कहते हैं। ग्लोबल साउथ में ज़्यादातर कैसी कंट्रीज हैं, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ग्लोबल साउथ में इंडिया और चाइना दोनों आते हैं। यहाँ पे इंडिया और चाइना आपकी दोनों कंट्रीज आती हैं, बट साउथ एशिया में सिर्फ चाइना नहीं आता है। आपको यहाँ पे याद रखना है, चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। अगर चाइना साउथ एशिया का पार्ट होता तो वो सार्क का भी मेंबर यहाँ पर होता, बट चाइना क्या है, साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, साउथ एशिया में जैसे कि इंडिया हो गया, अफगानिस्तान के नीचे जितनी भी कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, तो ये सारी जो कंट्री हैं, वियतनाम, तो ये सारी कैसी कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं। अब देखिए इन साउथ एशियन कंट्रीज के इश्यूज क्या हैं। यहाँ पे इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, और इंडिया सिर्फ ऐसी एक कंट्री है जो कि G20 का क्या है, मेंबर है। G20 का क्या है, मेंबर है, और इंडिया के पास इस टाइम पे क्या है, G20 की प्रेसिडेंसी। अब यहाँ पे इश्यूज क्या क्या रहे हैं, इश्यूज क्या क्या है हमारे साउथ एशिया के। इंडिया क्या कर सकता है, जो साउथ एशिया के इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उनको ये G20 जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में ला सकता है, ठीक है ना। उसको एड्रेस करने में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, कलेक्टिव एक्शन लिख सकता है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, जो साउथ एशिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पीस है उसको इंश्योर कर सकते हैं। अब जैसे हमारा इशू क्या है, साउथ एशिया का जो इशू है वो क्या क्या है। पहला तो आ जाता है हमारा एनर्जी क्राइसिस। क्या, एनर्जी क्राइसिस। साउथ एशिया की ज़्यादातर जो कंट्री, साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज है वो कैसी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। वो ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट है, वो अभी भी जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पर डिपेंडेंट है, किसके लिए, अपने एनर्जी के लिए, ठीक है ना। अब उनके पास उनकी इकोनॉमी वो क्या है, छोटे छोटे नेशंस हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो क्या कर सके, क्लीन एनर्जी जो है हमारी उसकी तरफ बढ़ सके, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं साउथ एशिया की वो किस पे डिपेंडेंट है, हमारी फॉसिल फ्यूल्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बांग्लादेश की बात कीजिए। यहाँ पे बांग्लादेश 63% जो उसका क्या यूज़ करता है, वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यूज़ करता है। 70%, ठीक है, 70% जो है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है इसको यूज़ करता है अपने एनर्जी सेक्टर में। यहाँ पे इंडिया की बात कीजिए, इंडिया भी क्या है, 63% कोल का यूज करता है, किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या है, ग्रीन हाउस का ट्रांसमिशन है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेस का ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा क्या है, एक सोर्स है। तो हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने की जरूरत है। बट ये जो कंट्रीज हैं वो क्या है, इतनी ज्यादा इकोनॉमिकली ग्रोथ में नहीं है, इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है कि वो क्या कर सके, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर सके। तो पहला कंसर्न हमारा क्या आ जाता है, जो हमारा ये एनर्जी क्राइसिस है, इसको यहाँ पे ये बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडिया क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। दूसरा क्या आता है, हमारा जो हेल्थ का है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, उसको यहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है G20 के समिट में, ठीक है। और जो हमारा थर्ड क्या आ जाता है, फूड सिक्योरिटी का। जो फूड सिक्योरिटी का जो हमारा सबसे बड़ा इशू है उसको हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर, G20 के समिट में। जैसे कि ये रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तब से और ही ज्यादा यहाँ पे हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है। जो हमारे फ्यूल के प्राइसेस हैं वो भी और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखिए फ्यूल के, ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है इसके कारण हमें फ्यूल के प्राइसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन आ रहा है तो इनका क्या हो रहा है, जो डेट है, जो इनका कर्जा है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो इनके ऊपर क्या हो रहा है, ये राइजिंग, इनके ऊपर जो डेट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और जो एक बर्डन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है इंडिया, पोटेंशियल, ये एक पोटेंशियल क्राइसिस है, जो डेट का क्राइसिस है, ये बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल क्राइसिस है। यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, एक अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। तो इस आर्टिकल में बस यही बताया गया है कि इंडिया किस तरीके से ये जो हमारे साउथ एशिया के कंसर्न्स हैं, साउथ एशिया के जो हमारे इश्यूज हैं, उनको G20 की प्रेसिडेंसी के थ्रू जो इंडिया को इतना बड़ा मौका मिला है। इंडिया का मोटो क्या है, इंडिया का हमारा जो मोटो है वो है वसुधैव कुटुंबकम, है ना। यहाँ पे क्या है हमारा मोटो, वसुधैव कुटुंबकम। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
वसुधैव कुटुंबकम मतलब कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये इंश्योर करना होगा, इंडिया क्या है, इंडिया के पास जो इस टाइम पे प्रेसिडेंसी है इसका वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, और जो साउथ एशिया के कंसर्न्स हैं उसको, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि G20 में हमारी 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें से हमारी क्या है, ज्यादातर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। तो उनके सामने जब हम इस तरीके से कंसर्न रखेंगे अपने, हमारे जो इस साउथ एशिया रीजन के कंसर्न्स यहाँ पे इश्यूज जो है उनको सामने रखेंगे, तो हमारा एक अच्छा यहाँ पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है ना, G20 मतलब कि ये जो वेल्दी कंट्रीज हैं इनके सामने हमारा एक अच्छा इफेक्ट भी दिखाई देगा। तो ये पूरा इसके बारे में आर्टिकल था। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें हमारा पूरा ये मोटो क्या है हमारा, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, अंडरगोज इंटरकनेक्शन अवर वर्ल्ड। यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटरकनेक्शन करना है। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम यहाँ पे एक साथ आकर, हमें यहाँ पे ग्रुप एक्शन की जरूरत है हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा पूरा जैसे कि राइजिंग डेट बर्डन्स, ठीक है, एस्पिरेशन क्या हो सके, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है, हम इसकी तरफ मूव कर सकते हैं जो हमारा एजेंडा है। यहाँ पे इंडिया की क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, यहाँ पे इंडिया की भी कुछ प्रायोरिटीज हैं। देखिए इंडिया की यहाँ पे बहुत सारी प्रायोरिटीज, जैसे कि ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, लाइफ। यहाँ पे ये लाइफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इससे प्रीलियम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज लाइफ। ठीक है ना, ये हमारे पीएम मोदी ने इस वर्ड को यहाँ पे कई बार इसको यूज किया है, जब भी 15 अगस्त में यहाँ पे जब वो स्पीच देते हैं यहाँ पे कुछ तरीके से, तो उन्होंने लाइफ को बहुत बार यहाँ पे अपनी स्पीच में कहा है। एक्सेलरेट इंक्लूसिव एंड रेजिलेंट ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, विमेन लेड डेवलपमेंट। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रायोरिटीज है, ये सारी इंडिया की क्या है, प्रायोरिटीज है कि हमें क्या करना है, इन सेक्टर में काम करना है। तो सिर्फ इंडिया को ही नहीं, वो क्या चाहता है, इंडिया को क्या करना है, जितनी भी हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनको अपने साथ में लेकर चलना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे कास्ट सेंसस इन बिहार। कास्ट सेंसस बिहार में हो रहा है, सेंसस हो रहा है कास्ट सेंसस, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया है कि वो इससे कहा है कि आप ऐसे PIL यहाँ पर क्यों फाइल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने से पहले आपको इसको कहा पटना हाई कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये स्टेट के कंसर्न्स है। ठीक है ना, आपको किसको रिजर्वेशन देना है, किसको रिजर्वेशन नहीं देना है, तो ये आप पहले आप हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो उसमें बस इसमें यही बोला सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सो दिस इज पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, how can we issue directions on how much reservations should be granted to such and such caste। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम यहाँ पे ये इंश्योर नहीं कर सकते, हम यहाँ पे ये डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आपको किस कम्युनिटी को कितना रिजर्वेशन देना है, किसको कितना रिजर्वेशन नहीं देना है। ठीक है ना, तो सॉरी वी कांट इशू सच डायरेक्शंस एंड कांट एंटरटेन दीज पिटिशंस। तो उन्होंने इस पिटिशन को यहाँ पे रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि हम ऐसे इश्यूज पर यहाँ पे कोई भी डायरेक्शंस नहीं दे सकते। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की तरफ। इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी मॉडल इज स्टाइलिंग प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, जैसे कि हम अभी किस तरफ मूव हुए हैं, हमें वन यूज ऑफ प्लास्टिक। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होता है, वो चीजें होती हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, किसके थ्रू, माइक्रोबीज के थ्रू और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो नेचुरली यहाँ पर क्या होते हैं, नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरली डिकम्पोज होते हैं थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है ना, और ये वेस्ट जो होता है वो कलेक्ट होता ही जाता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या करता है, पॉल्यूशन को फैलाता है। तो यहाँ पे हमने, आप सभी को याद होगा 2020 में हमने नो यूज प्लास्टिक
ठीक है ना, नो सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, इसको हमने बैन कर दिया था। बट यहाँ पर क्या है, कंपनीज को अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, जो गवर्नमेंट की यहाँ पे कुछ पॉलिसीज हैं जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की तरफ यहाँ पे आ रही, तो बट इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि कितना % उसमें डिग्रेडेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं वो जो प्लास्टिक लेकर आ रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इशू देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि अगर प्लास्टिक 90% और डिग्रेडेबल है तभी वो क्या है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री उसको अप्रूवल देगी, अदरवाइज उसको अप्रूवल नहीं देगी। तो उसमें बस इसी की बात की गई है। देखिए, द BIS हैज एस्टैब्लिश अ प्रोविजनल प्रोटोकॉल फॉर टेस्टिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दैट सेज 90% बायोडिग्रेडेशन शुड बी अचीव टू पास द टेस्ट विच मे टेक अपॉन 2 years। तो मतलब उनको जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कितना हो, 90% का वो टेस्ट पूरा पास करे तभी उसको अप्रूवल मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ये इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे इसमें हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है यहाँ पे एक बात कही उन्होंने कि अमित शाह जी जो है उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो पहले के जो हमारे प्रॉब्लम थे, जैसे कि जोग्राफिकल प्रॉब्लम, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म और जो जम्मू कश्मीर में हमारी इस तरीके की प्रॉब्लम थी, जो टेररिस्ट वगैरह नॉर्थ ईस्ट की उसमें हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कमी देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो थीमेटिक यहाँ पे 4th जनरेशन जो वॉर चल रही है, जो हमारी साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, डेटा सिक्योरिटी में जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, रेज देखने को मिल रहा है, अराइज देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो हमारी अभी तक हम जोग्राफिकल जो हमारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि टेररिज्म वगैरह नॉर्थ ईस्ट में और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वगैरह, इसमें तो हमें कमी देखने को मिल रही है। बट अब हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है, साइबर सिक्योरिटी और डाटा सिक्योरिटी की। तो उन्होंने इसमें इसी के बारे में बात करी है कि किस तरीके से जो हमारी अगर हमारी जियोग्राफिकल प्रॉब्लम कम हो रही तो हमारे यहाँ पे थीमेटिक जो हमारी 4th जनरेशनल वॉर है वो यहाँ पर सामने आती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट न्यूज है इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैशेस में। ये हमारे GS पेपर 2 से रिलेवेंट हो जाता है। यहाँ पे क्लैशेस कुछ नहीं है, यहाँ पर जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने अपने चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर के बारे में यहाँ पे अपने जो उनके जो ट्रूप्स हैं उनसे यहाँ पे बातचीत की है। तो इसमें हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि चाइना के साथ हमारे कहाँ पे डिस्प्यूट है। तो देखिए यहाँ पे 3 जगह, ये हमारा वेस्टर्न सेक्टर है, ठीक है ना, यहाँ नेपाल है, नेपाल के साथ यहाँ पे भूटान में हमारे यहाँ पे ये चुम्बी वैली जो है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये सेंट्रल सेक्टर हो जाता है, जहाँ पे हमारे साथ जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस में हमें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा। और ये ईस्टर्न सेक्टर में ये अरुणाचल प्रदेश के पास, आप ये यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 सेक्टर है जहाँ पर इंडिया और चाइना के हमें यहाँ पर क्या है, हमारे कन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है हमारे चाइना के साथ। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी यहाँ पे क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।